गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th की फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रिटन एंड composed by Robert Frost. Robert Frost was a great American poet and he wrote a number of poems like Stopping by Woods on a Snowy Evening and Mending Wall and many other poems. So, the poem is in 2 stanzas here. 2 stanzas यहाँ पर हैं और ये एक एक्सट्रैक्ट है और इसे सॉन्ग भी कहा जा सकता है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू रीड द पोएम। और फर्स्ट स्टैंजा है The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. So students, सबसे पहले जान लेते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है। डस्ट मीन्स क्या होता है? डस्ट मीन्स होता है पाउडरी फॉर्म ऑफ स्नो। स्नो का जो पाउडरी फॉर्म होता है वो डस्ट ऑफ स्नो है। और द वे ए क्रो, सबसे पहले देख लेते हैं कि पोएट ने किन किन चीज़ों को यहाँ पे लिया हुआ है। एक तो क्रो ले रखा है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री। तो ये जो क्रो है ये निगेटिविटी का सिंबल होता है और हेमलॉक ट्री भी निगेटिविटी का ही सिंबल होता है। तो पोएट आखिर क्रो ही क्यों लिया? पोएट ने हेमलॉक ट्री ही क्यों लिया? क्रो जिसे कोई पसंद नहीं करता पूरे वर्ल्ड में, इसकी आवाज़ पसंद नहीं करते लोग, इसके रंग को पसंद नहीं करते और ये हमेशा निगेटिविटी ही का ही सिंबल माना जाता है। और हेमलॉक ट्री भी एक पॉइजनस ट्री है और जिसे पॉइजनस मानकर लोग निगेटिव समझते हैं, यानी अच्छा नहीं समझते क्योंकि वो पॉइजनस है। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहता है द वे ए क्रो, जिस तरह से एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, जिस तरह से मुझ पर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो गिराया, पाउडरी फॉर्म ऑफ स्नो गिराया, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ पर से। तो यानी कि इस स्टैंजा में क्या हो गया कि हेमलॉक ट्री के नीचे पोएट बैठा था और हेमलॉक ट्री पर क्रो बैठा था और क्रो ने किसी तरह से डस्ट ऑफ स्नो पोएट पे गिराया। और अगले स्टैंजा में है हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। तो जिस तरह से कौवे ने मुझ पर डस्ट ऑफ स्नो एक हेमलॉक ट्री पर से गिराया, इसने हैज़ गिवन माई हार्ट, इसने मुझे मेरे दिल को ए चेंज ऑफ मूड, मेरे मूड को एक चेंज दे दिया। यानी कि पोएट का जो मूड था वो ऑफ था, ख़राब था, शायद वो अपसेट था किसी चीज़ से। तो जैसी डस्ट ऑफ स्नो उस पर गिरी तो उसका मूड चेंज हो गया। और आगे पोएट क्या कहता है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। तो शायद पोएट कहना चाहता है कि शायद उसका दिन पूरा बर्बाद हो जाता, लेकिन क्रो ने, उस हेमलॉक ट्री ने और उस पर बैठे हुए क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो गिराकर सेव कर लिया, उसके पूरे दिन को बर्बाद होने से बचा लिया। आई हैड ड्यूड, जिसे मैं बर्बाद कर ही चुका होता। पोएट कहना चाहता है कि जो दिन उसके द्वारा बर्बाद कर दिया होता उसने, डस्ट ऑफ स्नो और उस कौवे और हेमलॉक ट्री की वजह से उसका दिन बच गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा एक्सप्लेनेशन पोएम का।
और फिर से एक बार मैं इसको सम अप कर देती हूँ कि जिस तरह से एक कौवे ने पोएट पर डस्ट ऑफ स्नो गिराया और हेमलॉक ट्री से, उसकी वजह से पोएट का जो मूड था उसे एक चेंज मिल गया, उसका मूड बदल गया और शायद फिर वो आगे कहता है कि उसका दिन बर्बाद हो चुका होता अगर कौवे ने उस पर बर्फ़ नहीं गिराई होती। तो स्टूडेंट्स, दो चीज़ें हैं निगेटिविटी से भरी हुई, एक तो कौवा है, दूसरा हेमलॉक ट्री है और उसके बाद पोएट का मूड है। तो उस दिन या जब भी वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था, शायद पोएट का मूड ख़राब था और वो किसी बात पे सोच रहा था और वो परेशान था। तो पोएट यही कहना चाहता है, एट लास्ट मैं ये कहूँगी कि पोएट ये कहना चाहता है कि निगेटिव चीज़ों में भी होप ढूंढी जा सकती है। यानी कि कौवा और हेमलॉक ट्री पूरी तरह से निगेटिव हैं और पोएट का मूड भी पूरा ख़राब हो रखा है और ऐसे में एक उम्मीद की किरण अगर इंसान को मिल जाती है तो उसका जीवन, उसका दिन, उसका जो टाइम होता है वो सब बच जाता है, बर्बाद होने से बच जाता है। तो यहाँ पर पोएट यही समझाना चाहता है कि उसका दिन भले ही निगेटिव वजह से या क्रो की वजह से या हेमलॉक ट्री की वजह से उसका दिन बच गया, लेकिन उसका दिन बर्बाद होने से बच गया। यानी कि कौवे ने और हेमलॉक ट्री ने, जो कि बहुत निगेटिव माने जाते हैं, तो ये इनकी वजह से पोएट का डे बर्बाद होने से बच गया। यानी कि पोएट कहना चाहता है कि अगर हम होप और जॉय ढूंढने की कोशिश करें तो हम डार्क चीज़ों में, निगेटिव चीज़ों में भी इन्हें ढूंढ सकते हैं। तो एक चीज़ और है, ये तो था हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम। अब मैं आपको इसमें राइमिंग स्कीम बताना चाहूँगी। और राइमिंग स्कीम जो होती है, किसी भी फर्स्ट लाइन के स्टूडेंट्स, राइमिंग स्कीम की अगर बात करें तो राइमिंग स्कीम पहले ये जान लेते हैं कि होता क्या है। राइमिंग स्कीम होता है किसी भी पोएम का फर्स्ट लाइन, पोएम में फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड नेक्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड से, इन दोनों ही लाइन का, जैसे फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड और सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड, क्या इनसे जो साउंड निकलता है ये मैच करता है या नहीं। अगर फर्स्ट और सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड का साउंड मैच नहीं करे तो उसे अगली लाइन में हम ढूंढते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड, ये दो सेम साउंड वाले हैं, जैसे क्रो एंड स्नो। और उसके बाद सेकेंड लाइन और लास्ट यानी फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड सेम साउंडिंग है, मी ट्री। तो इस तरह से हम इन्हें एक नेम दे देंगे। फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड को, यानी फर्स्ट लाइन को ए, दूसरी लाइन को बी, तीसरी लाइन को ए, क्योंकि ये जो तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड है ये ए से मैच करता है, और सेकेंड लाइन को बी और फोर्थ लाइन को भी बी, क्योंकि ये दोनों आपस में मैच करते हैं। तो इसलिए इसमें जो राइमिंग स्कीम होगी वो होगी ए, बी और
A B। और अब अगली लाइन में C, फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड सेवन्थ लाइन के लास्ट वर्ड से मैच कर रही है, यानी हार्ट पार्ट और मूड रूड। तो इस तरह से यहाँ पे राइमिंग स्कीम हो जाएगी C D। तो इस तरह से इसमें राइमिंग स्कीम होगी A B C D। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन इस पोएम का समझ में आया होगा, आप अच्छे से समझ पाए होंगे विद राइमिंग स्कीम।